नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सबको पता है, आप जानते ही हैं कि आपके चैनल पर उन स्टूडेंट्स के लिए लगातार लाइव क्लास सुबह 11 बजे और शाम को 9:30 बजे दिया जा रहा है, जो बार बार कई प्रयास करने के बावजूद भी 70 से 90 नंबर के बीच में स्टक कर जाते हैं। डैट मीन्स बार बार फंस जाते हैं। तो क्या कारण है ऐसा होता है? 3-4 प्रयास कर लिया, नहीं हो पा रहा है। कभी 81 तो कभी 71, कभी 72। तो क्या उस बच्चे में कुछ खास कमी है, या उसको प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर पाता, या उसने सही कंटेंट का चयन नहीं किया? तो उन सारी बातों पर हम करेंगे यहाँ डिटेल से उन प्रश्नों की चर्चा, जिससे आप 100 प्लस बहुत आराम से लाओगे। न केवल आप पास होंगे, बल्कि एक सम्मानजनक स्कोर के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और वही सम्मानजनक स्कोर आपके मोटिवेशन को जो बूस्ट करता है, वो आपके अगले आने वाले लक्ष्य को भी आसान बना देता है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। चलेंगे सीधा प्रश्नों की तरफ। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करता हुआ ये रहा। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। हर क्वेश्चन पर आपको दोस्तों हम केवल 30 सेकंड देंगे। 30 सेकंड का मतलब पेपर में भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, और टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो भी गड़बड़ हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, किस तरह से कम समय में आप बेहतरीन तैयारी करके आओ। और हिंदी तो वो सब्जेक्ट होता है जहां आप चाहो तो 30 में 29 भी कर सकते हो। 28 नंबर यहाँ लाना बहुत आसान होता है, पर बहुत कम बच्चे, आपको ऐसा आपने देखा होगा, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो 30 में 28 या 29 लाते हों। खोजने पर ही शायद मिले कि जो हिंदी में 29 और 28 लाएं। बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें लाना बहुत आवश्यक है, और आप ला भी सकते हो। तो चलिए चलते हैं सीधा, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाषा के संबंध के बारे में दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब आपको निगेटिव उत्तर का चयन करना है। तो एक एक ऑप्शन का पहले चयन करो, देखो क्या बोल रहा है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। बेटा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगर हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे जनपद में, या हमारे राज्य में, या हमारे आसपास पड़ोस में विविध प्रकार की बोली बोली जाती है, तरह तरह की भाषाएं हैं, तो क्या वो हमारे लिए कोई मुश्किल की चीज़ है? क्या वो हमारे लिए कोई समस्या है, चुनौती है, जटिल चुनौती है? जी नहीं। अगर ऐसा है तो वो तो हमारे लिए एक उपलब्धि है। अगर हमारी क्लास का कोई बालक तमिल, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई भी भाषा अगर बोल रहा है, तो ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगा। सीधी सी बात है, ये आप सब लोग इस बात को जानते हो। तो आप लोगों को दोस्तों कभी भी इसको निगेटिव वे में नहीं दिखाना है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि एक ऐसी क्लास जिसमें हर तरह के बालक हैं, हर भाषाओं का जानकार बच्चा है, तो वो हमारी एक अस्मिता का निर्माण करता है, वो हमारी एक पहचान का निर्माण करता है। बिल्कुल सही है। भाषा आपस में संपर्क संवाद करता है, ये भी दोस्तों सही है। भाषागत विविधता एक समस्या है। दोस्तों, भाषागत विविधता कोई समस्या नहीं है, तो ये भी निगेटिव है। अब दोस्तों सवाल ये था कि मुझे नकारात्मक उत्तर को चुनना है। सबसे ज़्यादा नकारात्मक, अब चूंकि बी और सी तो कभी नहीं होगा, चूंकि वो तो सकारात्मक हैं। पहले और डी में लड़ाई है। ए वाले ने बात वही डी की ही बोली है, लेकिन बोली बोलने का एक तरीका है। कोई मीठा बोलकर निकल गया, तो कोई कड़वा ज़्यादा जल्दी। एक होता ना, पैसे अगर ना देने हो तो दो तरीके हैं। आप ये कह देते हो कि यार हम आपको पैसे तो देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे। तो इसका मतलब ये, मैं आप, या फिर मैं आपको भी कॉल करके शाम तक बताऊंगा। तो इसका साफ साफ मतलब होता है कि ये तो आपको पैसा नहीं देना चाहता। वो साफ साफ मना तो कर दिया, लेकिन वो है कि मना करने का एक सम्मानजनक तरीका हो गया। और एक ये है कि अगर आपसे किसी ने पैसा मांगा और आपने कह दिया कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता, तो ये आपको शायद बुरा भी लग जाएगा, और तुरंत पकड़ लोगे कि इंसान बहुत बुरा है। तो इस तरह ये एक ऑप्शन है। भाषागत विविधता एक समस्या है, और भाषा विविधता एक जटिल चुनौती है। दोनों बातों का भाव एक ही है, लेकिन पहले ऑप्शन में उसी बात को घुमाकर एक सम्मानजनक तौर पर रख दिया, और डी वाला ऑप्शन भी यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया।
तो ये होता है सीटेट का एक पैटर्न और एक होता है इसका एक लॉजिस्टिक चलोगे, चीजों को ढंग से अगर मैनिपुलेट करोगे तो उत्तर आपका कभी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न, सीमा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों को क्या करती है? दोस्तों, वो अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? सीमा जो एक बालक है, उस क्लास में एक बालिका है ये, और अपनी बात को कहते समय अपनी मातृभाषा का दोस्तों वो अपने शब्दों में प्रयोग करती है। चुप मार के अगर मैं कहूँ तो अपनी मातृभाषा का दोस्तों वो प्रयोग कर रही है। तो जब वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रही है तो आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से दोस्तों उस बात को दोहराएंगे। क्या ये बात आप करेंगे? ठीक बात है, दोहराना यहां निगेटिव तो था, लेकिन एक शब्द इसने दोस्तों कह दिया कि लक्ष्य भाषा का प्रयोग करते हुए। लक्ष्य भाषा का मतलब सटीक भाषा का प्रयोग करते हुए सहजता से उस बात का सामना करेंगे। हाँ, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसे डांटेंगे? जी नहीं। उसे बताएंगे? जी नहीं। ऐसा कुछ नहीं, आप बताइए नहीं। अगर वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रही है तो हम उसे क्या करेंगे? अगर वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रही है या कर रहा है तो हम उसकी बात को सम्मान देंगे। सम्मान देते हुए आगे की चीज़ों को हम उससे आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को आपको दिखाता हूं। ये रहा तीसरा प्रश्न, सूर सागर किसकी रचना है? सीटेट में दोस्तों ये आया था 2014 में और 2011 में। इसके अलावा ऑनलाइन में एक बार, यानी सीटेट में अभी तक ये 3 बार आया है। यूपी टेट में भी दोस्तों ये 3 बार आया है। प्राइमरी में 2 बार, अपर प्राइमरी में 1 बार। इस तरह के क्वेश्चन देखा जाए तो 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। सूर सागर, साहित्य लहरी और क्या है एक इनका सूर सरावली। तो सूर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी, ये दोस्तों इनकी तीनों रचनाएं थी। और ये रचना किसकी है? सूरदास जी की रचना है। आप गद्यांश में दोस्तों आता है और वहीं से आपसे पकड़ के पूछ लेता है। ठीक बात है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आप लोग प्लीज शुरुआत में ही लाइक कर लीजिएगा। और बेटा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप शुरुआत में ही सभी ग्रुप्स में आपके दोस्तों तक, मित्रों तक, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आपके पास संसाधन है, सब जगह शुरुआत में ही शेयर कर लो। क्योंकि अगला जो 1 घंटा हम आपके बीच में रहने वाले हैं उसमें लाइक शेयर की बात ना हो, केवल पठन पाठन की बात हो बस, इसके अलावा कोई बात ना हो। अगला क्वेश्चन, स्कंद गुप्त दोस्तों किसकी रचना है? यह प्रश्न यूपी टेट में दोस्तों आया है 3 बार और सीटेट में झूठ बोलने की बात नहीं है, ये दोस्तों केवल 1 बार आया है, वो भी जूनियर लेवल के एसएसटी में पूछा गया था ये सीटेट में कि स्कंद गुप्त किसकी रचना है? मोहन राकेश की, प्रेमचंद की या जयशंकर की? दोस्तों स्कंद गुप्त एक प्रकार का नाटक है। चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, कामायनी, एक घूंट, कल्याणी, परिणय, ये सब दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नोट कर लो, दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि सीटेट से ही यूपी टेट निकालोगे और सीटेट प्लस यूपी टेट दैट इज इक्वल टू सुपर टेट। तो इन दोनों का आपका कॉम्बिनेशन आपको जीत की तरफ। पढ़ाई इस तरह मत करिए कि हमें सिर्फ सीटेट ही पास करना है। सीटेट में इतनी मेहनत लगा दीजिए कि यूपी टेट उसके सामने छोटा नजर आए, और जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो सुपर टेट का ये निर्माण कर देते हैं। समझ रहे हो ना? तो तैयारी एक लक्ष्य की तरह करो। तो रानी कुमारी, सिंधु सिंह, राजकुमार, रीमा यादव, रंजीत पासवान, राजकुमार, सुनीता रावत, सुष्मिता यादव। अगला प्रश्न आइए, भाषा की क्लास में यह जरूरी है कि हम क्या करें? भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दें। तो आप तो अब इतना पारखी हो चुके हो मेरे साथ में पढ़ पढ़ करके, सबको ये बात पता है कि पाठ्य पुस्तक देखते ही आपको गुस्सा लग जानी चाहिए कि यार पाठ्य पुस्तक तो शब्द ही निगेटिव है प्राइमरी में। क्योंकि जब हमने क्या कहा, नोट्स में आप देखिएगा, हमने नोट्स में 10 पेज में एनसीएफ लिखकर नहीं दिया है, केवल 1 पेज में मैंने 5 मुख्य बिंदु दिया है और उसको लागू करने का नीचे तरीका भी बिंदुवार 1 ही पेज में दिया है। तो आप वहां देखिए, वहां क्या लिखा है। दूसरी लाइन कहती ज्ञान को किताबों से दूर रखना, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, ये तुरंत गलत काटो। मानक भाषा का मतलब आप किसी फिक्स्ड लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहते हो कि आप अंग्रेजी में बात करोगे, आप सिर्फ हिंदी में बात करोगे, आप सिर्फ तमिल में बोलोगे, ये गलत बात है। लेकिन मानक भाषा दोस्तों तब सही उत्तर कई बार माना गया है जब यह कहा जाए कि हम मातृभाषा के साथ साथ
मातृभाषा के साथ साथ क्या करेंगे, मातृभाषा के साथ साथ मानक भाषा का भी ज्ञान कराएंगे। तो कहने का मतलब अगर वो हिंदी बोलना जानता है तो धीरे धीरे हम हिंदी को अंग्रेजी में भी ट्रांसफर कराएंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरा ऑप्शन, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर। अब ये कह रहे हैं कि एक क्लास विविधता को मनाता है, कोई भी क्लास हो वो समावेशी होता है, विविध जाति, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे हैं। तो क्या जाति के आधार पर, आर्थिक दृष्टि के आधार पर, सामाजिक स्तर के आधार पर क्या आप किसी को छोड़ोगे? जी नहीं। तो सवाल सी में यही बात कह दिया गया साफ शब्दों में कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर आप किसी को ना छोड़ो। तो दोस्तों यही सबसे सकारात्मक उत्तर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट, सीधा, सटीक आंसर होगा। शब्दों का चयन, शब्दों का मायाजाल, इन चीजों को आप पकड़ो, इसकी तह में जाओ, आराम से सीटेट निकलेगा। अगला प्रश्न, लेखन क्षमता के विकास करने के लिए, विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मैं चाहूंगा कि उत्तर ही आप ही लोग करें। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से आपको कमेंट करना है। लेखन क्षमता के विकास करने के संदर्भ में आपके लिए दोस्तों सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या सुंदर लेखन? तो क्या सुंदर लेखन यानी सुंदर लिख देने मात्र से ही बात बन जाएगी? बहुत से बच्चों को आपने देखा है कि लिखते बहुत सुंदर है पर ज्ञान कुछ नहीं होता। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल निगेटिव है। मानक बरतनी, मैंने अभी बोला गलत बात। मानक का मतलब केवल किसी एक चीज, ये मानक को आप केवल मान लो, क्योंकि केवल सबको पता होता है ना, तो ये शब्द आप बना लो, मानक को केवल शब्द में कन्वर्ट कर दो, तो आप तुरंत जान जाओगे कि हाँ ये निगेटिव है। सुनी, पढ़ी और समझी हुई बात की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। अब बेटा स्वाभाविक शब्द जहां पे आता है वो पॉजिटिव बन जाता है, वो सकारात्मक, सबको पता है सी वाला उत्तर सही है। लेकिन ये लिखित अभिव्यक्ति क्या है बेटा? अभिव्यक्ति का मतलब बच्चे को मौका देना, बच्चे को बोलने का अवसर देना। तो अभिव्यक्ति भी पॉजिटिव है, स्वाभाविक भी पॉजिटिव है। यह लिखित क्यों महत्वपूर्ण है? अभी एक बच्चे ने शायद पूछा था, किस बच्चे ने पूछा था, रीमा ने शायद पूछा था कि भाभा के संदर्भ में कौन सी बर्तनी ऐसी है जो सबसे कठिन बर्तनी के रूप में माना जाता है, तो भाभा कौशल के रूप में माना जाता है। तो बेटा वो लेखन है। लेखन को सबसे कठिन भाभा कौशल के रूप में क्यों कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक बात बताओ, जब आप एग्जाम में कोई बात लिखते हो, जब मतलब लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी प्रश्न आप लिखते हो, तो क्या लिखते हो आप? पहले आप मेरे को ये बताओ। आपके विचार ही तो उस कागज पर लिखे जाते हैं। आपका जो विचार है आपके दिमाग के माध्यम से आपके हाथ को आदेश होता है आप कॉपी में उतारो, यानी कॉपी में लिखा हुआ एक एक अक्षर आपके विचार ही दर्शाते हैं। इसलिए लेखन कौशल जो होता है वो सबसे कठिन कौशल होता है। पेपर में शायद ये पूछा गया था, तो बच्चे ने पूछा था, तो मैं कह दूं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर किसी और को भी डाउट आया करे तो आप फोटो खींचें और उस प्रश्न का फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पर डाल दिया करिए, आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। और अगर मुझे एक्सप्लेन करना होगा तो मैं आपको ऐसे ही लाइव क्लास में लेकर उसका एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जिन्हें पता है वो कमेंट करके हमें फटाफट से बताएंगे। जी हाँ, सिंधु, रंजीत, सुमन, विकास, पिंकी, राजकुमार। तो बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा, विज्ञान और समाज सेवा में नहीं दिया जाता। समझ लो ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट 2019 की बात है, और गद्यांश में ये उठाकर पूछा था, कोई एक साहित्यिक गद्यांश था और वहीं से उठाकर पूछ लिया गया था ये। अगला, यूपी टेट में खैर ये 3 बार आया हुआ है। तो ये एक सूचना है जो कि ध्यान देने योग्य है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कई प्रयास कर लिए, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वो 70 से 90 का आंकड़ा कभी पार ही नहीं कर पा रहे हैं कि 100 प्लस हो जाए। इसी के बीच में आप स्टक हो जाते हो, बार बार फंस जाते हो। तो आपको हमने क्या बोला, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, लंबे लंबे नोट्स व किताबों की जरूरत नहीं है। ये 150 पेज पढ़िए, इसमें जो 90 पेज होगा इसमें 5 सब्जेक्ट की पेडागॉजी का पैटर्न मिल जाता है। और पेडागॉजी एक ऐसी चीज है जिसका पैटर्न अगर आपने सीख लिया तो भैया एक तीर से 5 निशाने लगते हैं। 5 सब्जेक्ट का आपका पैटर्न वहीं, तो 90 नंबर तो आपको यहीं से हो गया। अब 60 नंबर जो आपका कंटेंट वाला पूछता है,
जैसे ईवीएस एनसीईआरटी में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, गणित में कौन से आंकिक प्रश्न पढ़ लें कि बात बन जाए। तो ये सब कुछ इस 150 पेज में दिया गया है। नोट्स के साथ में 10 वीडियो आपको बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस और कंप्लीटली ट्रिकी वीडियो भी आपके समझाने के लिए आपको दिया जाएगा। कोई टॉपिक कोई ट्रिक नहीं समझ आता है तो उस लिंक पर क्लिक करो और पूरा एक्सप्लेन आप समझ सकते हो, ठीक है। और ये कैसे मिलेगा आपको, नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9653050981। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा आपको मैसेज करना है, हाय लिखकर अपना नाम लिखना है और आपको बता भी देना है कि सर हम लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अगर आप ये लिखते हो कि हाय और आपका नाम और लाइव क्लास का बच्चा, आप बोलते हो कि सर मैं लाइव क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो ये नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में मिल जाता है। अदरवाइज यही नोट्स आपको अगर आप अननोन व्यूअर बन के आते हो तो आपको ये 699 में मिलता है। तो लाइव क्लास के स्टूडेंट को एक विशेष छूट मिल जाती है। तो बाकी जिनकी ज़रूरत हो, जिनको ये प्रॉब्लम है, वो इससे जुड़ सकते हैं। खैर आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव, मलूक दास या प्रेमचंद? सीटेट 2016, सीटेट 2019 और 21 के ऑनलाइन एग्जाम, वहां पे दोस्तों पद्य जो आपका 4 से 6 लाइन का आता है, वहां ये पूछा गया था। और इसके रचनाकार दोस्तों है प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आइए। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो बेटा इसको पहले तोड़ो, हमको पता है आप कर ले जाओगे, लेकिन संधि भी छेद भी तो जानो। विद्या प्लस आलय, यहां आपको 3-4 बातें सिखाऊंगा, 3-4 प्रश्न आपका क्लियर करूंगा। देखो पहली बात तो आपको समझना ये है, क्या समझना है, अगर किसी शब्द के बीच में या आ रहा है लेकिन बोलने पर बड़ा आ निकल रहा है, समझ रहे हो। विद्यालय, आमतौर पे विद्यालय ऐसे भी लिखा जाता है, आप सबको पता है विद्यालय, देख रहे हो ना। तो ये तो दीर्घ संधि है, ये सबको पता है, क्योंकि यहां भी आ है यहां पर भी आ है। ये दोनों आ जब मिलेंगे, विद्या बोलने पर देखो आ और यहां आ है ही, तो आ धन आ बराबर बड़ा आ, यानी दीर्घ हो जा रहा है। तो विद्यालय में दोस्तों दीर्घ संधि होगा और दीर्घ संधि का सूत्र होता है क्या? अकः सवर्णे दीर्घः। अब सवाल ये उठता है स, आप मेरे को ये भी बताइए कि विद्यालय कैसा शब्द है, ये रूढ़ शब्द है या यौगिक शब्द है? आप कमेंट करके रखिए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, जल्दी से बताइए कि विद्यालय ये रूढ़ शब्द है कि यौगिक शब्द है। देखिए सीटेट और यूपीटेट में आपको साथ में दोनों आपकी तैयारी कुछ ऐसे कराऊंगा कि पेडागॉजी भी हो जाएगा, कंटेंट भी हो जाएगा, जिससे आपका एग्जाम अगर यूपीटेट भी आ गया तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, सबका एक साथ में काम हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों विद्यालय कैसा शब्द है? कितने लोगों ने अभी तक जवाब किया? रंजीत ने किया है, बिल्कुल सही बात है। और यौगिक शब्द बेटा क्यों है, जरा ये भी बताओ। अगर विद्यालय एक यौगिक शब्द है तो क्यों है? आप इस पर भी एक्सप्लेन अगर करना चाहें तो आपका स्वागत है और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप इस बात को बताना चाहें। बेटा देखो ऐसा है, हमने कहा अगर किसी शब्द का आप विच्छेद करो और तोड़ो, और तोड़ने पर उन दोनों अलग अलग शब्दों का कोई मतलब अगर नहीं निकलता है, तब तो भैया वो क्या है? रूढ़ शब्द है। जैसे जल है, जल में फिर अगर दोस्तों अगर जल को अगर आप तोड़ोगे तो एक तो जा आएगा और एक ला आएगा, तो क्या जा और ला का दोनों का अलग अलग मतलब है? नहीं है ना। तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर जल एक रूढ़ शब्द है। लेकिन विद्यालय एक यौगिक शब्द क्यों है? क्योंकि यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जिनको अगर मैं तोड़ूं अलग अलग तो दोनों का अलग अलग अर्थ भी निकले। जैसे विद्या का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान, और आलय का अर्थ होता है घर, यानी ज्ञान का घर। तो अगर शब्द को आप तोड़ोगे, तोड़ने के बाद उन दोनों शब्दों का अलग अलग मतलब दोस्तों निकले, तो सीधी सी बात है उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। तो एक प्रश्न में कई प्रश्न आपके बन जाएंगे, सो डोंट वरी। बिहारी सतसई पद्यांश से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो सबको पता है दोस्तों बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है ये। अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक इसके रचनाकार कौन है? कमेंट करके सारे लोग फटाफट बताएंगे। यूपी टेट में दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है 3 बार, एक बार तो ये जूनियर में भी आया हुआ है, तो 3 धन 1 बराबर 4। यूपी टेट में 4 बार, फी टेट में केवल 2 बार, इस तरह से ये 6 बार आया हुआ है। तो संसद से सड़क तक
इस मतलब रचना के दोस्तों कौन रचनाकार है, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको जरा भी महसूस हो जाए कि सर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर प्लीज दोबारा बताइए, बात नहीं बन रही है सर जी। जिससे आपके में देखिए हमारे यहाँ का वसूल है कि 100% सफलता मिलती है तो वो मैं दिला कर रहूंगा, बस पूछो तो सही। जिद है अगर जीतने की तो ही जुड़ो, आधा अधूरा रहना है तो कोई बात नहीं, आधे अधूरे के लिए तो काफी चैनल है। संसद से सड़क तक दोस्तों ये किसकी रचना है? तो भैया आप सबको पता होगा कि इसमें सारे उत्तर बिल्कुल गलत हैं। इसके रचनाकार हैं कौन? पांडे जी दोस्तों, इसके रचना है कौन? पांडे, सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल नहीं तो उनको धूमिल कर दो। मैं उनका नाम कहाँ लिखूं, यहां लिख देता हूं, देख लीजिए, श्रीदामा। हालांकि सुदामा पांडे धूमिल दोस्तों मत कर देना इनको, ये धूमिल हैं, ठीक है। बहुत बच्चे ये भी गड़बड़ करते हैं, मैंने ऑफलाइन में देखा है इन चीजों को। सुदामा पांडे धूमिल ये संसद से सड़क तक के दोस्तों कौन है? ये रचनाकार हैं। ठीक बात है, कोई दिक्कत? चलो भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? यूपी टेट प्राइमरी में 2 बार और जूनियर में दोस्तों आया हुआ है ये 1 बार, इस तरह पे 3 बार पूछा गया है, और सीटेट में दोस्तों ये 1 बार पूछा गया है, वो भी ऑनलाइन एग्जाम में। तो तार सप्तक के संपादक कौन है? तो दोस्तों तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बेटा आप लोग खुद भी गूगल पे सर्च कर लेना या किताबों में जाकर ढूंढ लेना, सर ने बताया है, कहीं गलत तो नहीं बता दिया। देखिए पुराने बच्चे तो जानते हैं, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए किसी भी चैनल पर। उसको जरा जाकर चेक करो कि सर ने अगर बताया सुदामा पांडे धूमिल, क्या वो सही बताया कि गलत बताए। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा के लेखक कौन है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूपी टेट ने इतिहास रच चुके हैं ये 4 बार पूछ कर, ये सीटेट में 2 बार आया है ये, तो ये तो सीटेट में 2 बार हो गया, और टेट में कितनी बार? 4 बार आया है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी को मिलाकर। बताइए आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? भाई जो जीतेगा वही तो सिकंदर बनेगा। बिफड़ू प्रभाकर, कई किताबों ने दोस्तों अमृत राय भी दिया है, पर उसे आप भूल से भी टिक मत करना, क्योंकि किताबें कुछ गलत भी होती हैं। बिफड़ू प्रभाकर, खैर ये गलत लिखा हुआ है, पर आप भाव समझिए, आप सब समझते हैं, टाइपिंग मिस्टेक। त्याग पत्र के रचनाकार कौन है? यूपी टेट में दोस्तों ये आया हुआ है 3 बार, यूपी टेट में 3 बार आया है, सीटेट में केवल 1 बार। तो त्याग पत्र के रचनाकार कौन है? दोस्तों जैनेन्द्र। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अतीत के चलचित्र, टेट का बहुत फेवरेट है ये, और सीटेट में 2 बार आया हुआ है ये। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, क्या रचनाएं थी दोस्तों? ये उस दौर की रचनाएं हैं, आप मान कर मतलब जज्बाती रचनाएं हैं ये। तो अतीत के चलचित्र दोस्तों किसकी रचना है? ये दोस्तों महादेवी वर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन आइए, अब आइए पेडागॉजी की तरफ, जो कि आप लोग हमेशा चाहते हो कि पेडागॉजी सामने दिखे। तो भाषा की क्लास को एक समावेशी क्लास बनाने के लिए क्या जरूरी है? अगर भाषा की क्लास को दोस्तों एक समावेशी क्लास बनाना है तो क्या करें? पाठ्यक्रम को ही कम कर दें? जी नहीं, हालांकि पाठ्यक्रम शब्द ही निगेटिव है। भाषाई कुशलता का आकलन ना किया जाए? कैसी बातें कर रहे हो भाई, भाषा की कुशलता नहीं होगा तो बच्चे के अंदर व्यवहार कहां पर डेवलप होगा? जबकि प्राइमरी पर पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है प्राइमरी में, कि बच्चे के व्यवहार को बदलिए, उसे आप 30 मार्का नहीं बना रहे हो, केवल बच्चे का व्यवहार बदल दो, बात बन जाएगी। लेकिन समावेशी क्लास का मतलब एक ऐसी क्लास जहां पे हर तबके का बच्चा है, वहां प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, अपंग बालक, हर तरह के बालक हैं, तो उनको समझाने के लिए आपके पास विभिन्न अधिगम की सामग्रियां होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है ना, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट। रीमा क्या कमेंट कर रहे हो बताओ बच्चा, क्या कमेंट कर रहा है बच्चा? दोबारा एक बार लिखो बेटा, क्या आपने? कमेंट में पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं है, एक बार आप लिखिए क्या पूछ रही हो।
आप दोबारा लिखिए, पहले कमेंट ही देख लिया जाए। विकास कुमार साहू, इमरान अंसारी और रोजी कुमारी, विकास कुमार साहू। पूछो पूछो बेटा, क्या पूछना जल्दी से पूछ लीजिए, जो भी पूछना है। खैर मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, तब तक आप अपनी बात को रख दीजिएगा, जो भी पूछना है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अलावा कौन सा सबसे कम प्रभावी, यानी इस किताब में, इस प्रश्न में खुद ही ये बात कह दिया गया। तो किताबें तो वैसे भी निष्क्रिय काम करती हैं, एनसीएफ का विरोध है किताबों तो, लेकिन इसके भी अलावा और कौन सबसे कम प्रभावी होगा, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए। रंजीत पासवान, हैरी किट्टू, सुमन यादव, रक्षित झा, निशा रानी और हमारे सभी प्यारे भाई बहन सुनीता रावत, पिंकी कुमारी। दोस्तों संवाद अदायगी तो बहुत बेहतर ऑप्शन है। संवाद अदायगी का मतलब होता है परिचर्चा, अंतःक्रिया। तो ये तो बेटा परिचर्चा का कभी निगेटिव होता है क्या? हाँ ठीक बात है, मैंने इस शब्द को देखा था, वीडियो मिल जाएगा बेटा। जब मैं लाइव सेशन सुबह शाम 1 घंटे दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग का एक्चुअली मेरे पास समय नहीं बचता है, लेकिन आप कह रहे हो आप लोग, तो मैं जरूर करूँगा, बहुत जल्द मिल जाएगा, 2-3 दिनों के अंदर में। परिचर्चा, तो परिचर्चा और अंतःक्रिया, अगर यहाँ पे ऑप्शन बदलेगा ना, चूंकि आपके मन में ये भी चलता है कि सर ये भी बताओ मुझे, हर कोई तो नहीं बताता, हर किसी के क्लास में ये बात नहीं होती, लेकिन आपको यहाँ ये भी पता चलेगा। अगर दोस्तों ये बी वाला ऑप्शन जो दिया गया, इस ऑप्शन की जगह अगर कुछ बदल के पूछेगा तो परिचर्चा और अंतःक्रिया भी आ सकता है। तो खैर सी की बात भी वही है। तो चूंकि पूछा है निगेटिव उत्तर, तो प्रश्नों का उत्तर लिखना, प्रश्नों का उत्तर दोस्तों आप रट कर आते हो, तो ये सबसे कम प्रभावी है, ये निगेटिव उत्तर है, बाकी ये सब पॉजिटिव हैं। तो चूंकि हमें पॉजिटिव तो कुछ कहना नहीं था, हमें निगेटिव उत्तर की तलाश करनी थी, ऑप्शन नंबर ए। बेटा एक बार सब लोग 10 सेकंड का समय निकालकर वीडियो को जमकर शेयर कर दें। अगर आप हमें 1% भी समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, तो जरूर आप लोग शेयर कर दें। आइए मूव ऑन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर फीटेड का फॉर्म कब तक भरा जाएगा? बेटा इसी महीने 20 तारीख के बाद, और दिसंबर में आपका लगभग 8 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच, लगभग 20 के आसपास एग्जाम भी आपका होना है। अंतःवाक की संकल्पना दोस्तों किसने दी थी? अंतःवाक, क्या बात है, बहुत फेमस लाइन आपने शायद मेरी याद की होगी। और महान मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा हिमालय पर नहीं सीखेगा, बच्चा कहीं पहाड़ियों में जाकर नहीं सीखेगा, बच्चा अकेले में नहीं सीखता, बच्चा समाज में परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है। आप कहोगे सर बच्चे का कैसा समाज? तो बेटा बच्चे की भी अपनी एक समाज होती है, वो भी अपने, आप क्या देखते हो, जब वो बाल्यावस्था में रहता है या शैशवावस्था में, तो खैर घर के बालक ही लगे रहते हैं, लेकिन जो बाल्यावस्था का बालक होता है, आप देखो ग्रुप में, तो ग्रुप में 8, 4, 6 जो बच्चे होते हैं, तो उनका भी तो अपना समाज है। समाज का मतलब क्या समझते हो आप? तो खैर, तो वाइगोत्स्की के लिए 3 शब्द याद रखना, भाषा, संस्कृति और समाज। ये 3 शब्द अगर किसी ऑप्शन में दिख जाएं तो समझ जाइएगा दोस्तों कि वो कौन है, वो हमारे वाइगोत्स्की महोदय ही हैं। ठीक बात है। मिली कुमारी के सर बिहार में 75 नंबर महिला की बहाली होगी। बेटा 75 नंबर पर होगी कि नहीं होगी, ये अभी नोटिफिकेशन में स्पष्ट होने दो, क्योंकि पिछली बार वो कर चुके हैं, लेकिन इस बार करेंगे कि नहीं करेंगे चर्चा तो है, लेकिन जब तक प्रमाणिकता ना हो तो हम फेक खबर पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, चलिए। लोकायतन किसकी रचना है? लोकायतन दोस्तों, लोकायतन रचना है सुमित्रा नंदन पंत की, है ना। अगला प्रश्न, निर्मला किसकी रचना है? निर्मला, करबला, जो भी है ये सब दोस्तों, ये किसका रचना होगा बताइए? प्रेमचंद जी का। हाँ जी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। पल्लव किसकी रचना है? पल्लव पंत का, महादेवी वर्मा का, निराला का, या इनमें से दोस्तों कोई नहीं? कमेंट करके सब लोग बताओगे। निशा रानी, रंजीत, राहत आफजा, सुमन यादव, ओम पाठक, किट्टू, ऋचा मिश्रा, सुनीता रावत और अलका तिवारी, रागिनी, सुस्मिता यादव, पिंकी कुमारी। और दोस्तों जिन लोगों का जूनियर वाला पेपर जिन लोगों ने भर रखा है, जो बच्चे जूनियर का पेपर भर रखे हैं और अगर उन्होंने उनका सब्जेक्ट एसएसटी अथवा सामाजिक अध्ययन अथवा विज्ञान या गणित से रिलेटेड उनका जो पेपर में अगर उनका ये सब्जेक्ट है, तो हमें मैसेज जरूर कर लेंगे चूंकि उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, तो उन्हें जरूर मिलेगा। कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जितना आपको एकदम रट लेना है,
आप सामाजिक अध्ययन में 60 में 40-45 आराम से कर जाओगे, केवल उस एक पीडीएफ में जो दिया गया है। तो जो पेड व्यूअर है नोट्स वाले वो मैसेज कर लेंगे, ठीक है, चाहे विज्ञान वाले हों चाहे वो सामाजिक अध्ययन वाले हों, जूनियर वाले पेपर के लिए जितने लोग हैं। तो पल्लव दोस्तों किसकी रचना है? पल्लव क्या बात कर रहे हो यार, आप लोग ऐसी गलती करोगे? पंत हैं प्रभु, कहाँ महादेवी वर्मा को इसमें फंसा रहे हो यार। बीड़ा हो गया, गुंजन हो गया, पल्लव हो गया, ये सब पंत जी की है। पुनर्बलन शब्द पे जोर किसने दिया? दो बातें यहां पे आएगी, एक तो क्लार्क एल हल की और एक दोस्तों स्किनर की। अगर ये कहता है पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया तो आप कहोगे हल ने, लेकिन अगर आपसे कहता है कि पुनर्बलन शब्द पे जोर किसने दिया तो दोस्तों वो स्किनर का है। अब ये पुनर्बलन था क्या दोस्तों? स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। आप सबको पता है कि वे चूहा और कबूतर इन दो चीजों पर स्किनर ने प्रयोग किया था, जिसको आप सब लोग आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हो। आर यस, आर मतलब रिस्पॉन्स, यस मतलब स्टिमुलस, यानी अनुक्रिया उद्दीपक क्रिया प्रसूत अनुबंधन। दोस्तों जब इन्होंने चूहे के ऊपर प्रयोग किया तो उसमें बात ऐसी थी कि उन्होंने चूहे को एक पिंजड़े के अंदर बंद किया और खटका दबाने पर उसको खाना मिलता था। ऐसी प्रक्रिया बार बार कराई गई, कई बार दोस्तों ये बात कराए गए। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ कि खटके की जगह बंदूक दब गई। हुआ क्या कि जब तक तो खटके के दबने पर खाना मिलता रहा तब तक तो वह चूहे पिंजड़े के अंदर रहे, लेकिन जैसे ही दोस्तों खटके की जगह बंदूक दगी ना, सारे के सारे चूहे क्या हुए? निकल कर भाग गए। यानी साफ शब्द में है कि जब तक सकारात्मक पुनर्बलन मिलता रहा तब तक तो चूहे उसके अंदर रहे, और नकारात्मक पुनर्बलन मिलते ही सारे के सारे चूहे भाग गए, है ना। वो आपके साथ भी होता है, वो आपके साथ भी है। अगर चीजें सकारात्मक होती हैं तो जो कठिन चीजें हैं वो भी आसान लगने लगती हैं, लेकिन अगर लगातार असफलताओं का अगर जाल घेरता है तो एक हर कठिन सरल चीज भी कठिन लगने लग जाता है। तो जानते रहिएगा, अगर पुनर्बलन का सिद्धांत कहेगा तो क्लार्क एल हल मारिएगा, और अगर पुनर्बलन शब्द पे जोर देने की बात कहेगा तो आप दोस्तों स्किनर को मार के आइएगा। गीतिका किसकी रचना है? गीतिका, गीतिका हो गया, गरिमा हो गया, अरिमा हो गया, लघिमा हो गया, या आप कह सकते हो कि तुलसीदास हो गया। ये सब रचनाएं दोस्तों किसकी है? कमेंट करके फटाफट बताइए। बबीता तिवारी, राहत आफजा, किट्टू, आकांक्षा, शुभम दुबे, रंजीत पासवान और सुस्मिता यादव, विवेक कुमार यादव। संस्कृत की क्लास बेटा कल दिन में रहेगी 11 बजे। हाँ कल संस्कृत की क्लास है आपकी। भाई हर सब्जेक्ट की टाइमिंग फिक्स है ना, कौन सा सब्जेक्ट अब कैसे होगा, कल सब्जेक्ट आपका रहेगा वो, और शाम को ईवीएस रहेगा। ठीक बात है दोस्तों। इसके रचनाकार कौन है? निराला, यानी वन एंड ओनली निराला। सही उत्तर किसके साथ जाएगा? सी वाले के साथ में जाएगा। आइए, इनमें से दोस्तों अल्प प्राण कौन सा है? अब जो बच्चे टेट एग्जाम को कर रहे हो, टेट में ज्यादा आपका फोकस है, सीटेट भी साथ में खैर ये पूछता है, ये ग्रामर कभी कभी आपका गद्यांश से उठाकर पूछता है, तो यहां ध्यान देना अल्प प्राण कौन सा है। तो बेटा अल्प प्राण सबको पता होता है कौन होते हैं अल्प प्राण। 135 ट्रिक याद करो, 135 क्या? 135 यानी कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, जैसे का वर्ग का पहला अक्षर का है, तीसरा अक्षर गा है, अंतिम अक्षर इंग्या है। ये चा वर्ग का पहला अक्षर चा है, तीसरा अक्षर आप जानते हो झा है, और लास्ट वाला इया है। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, और साथ में अगर या, व, र या दोस्तों ला, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको दिया रहे तो दोस्तों वो अंतस्थ व्यंजन या अल्प प्राण कहा जाता है। चलिए ठीक बात है, अगले क्वेश्चन पर आओ। इनमें पे दोस्तों आगत व्यंजन कौन सा है? शायद ये बात किसी किसी को पता होगा, सबको ये बातें नहीं पता होती है, हर स्टूडेंट को ये चीजें नहीं क्लियर होता है, तो जरा कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सा आगत व्यंजन है। शुभम दुबे, सुनीता, रागनी, सुमन और रोजी कुमारी, किट्टू, सुस्मिता, अलका तिवारी और हमारे सभी स्टूडेंट्स, बताइए इनमें से दोस्तों कौन सा आगत व्यंजन है। तो दोस्तों बात जब आगत व्यंजन की जाए
तो आगत व्यंजन का मतलब होता है केवल दो होते हैं, वो होते हैं जा और फा। और आगत स्वर कितने होते हैं? वो केवल एक होता है, वो भी है आ। ठीक है, तो आगत व्यंजन दो होते हैं, कौन कौन? जा और फा। अगला प्रश्न, इनमें पे दोस्तों लुंठित व्यंजन कौन सा है? पेडागॉजी भी सीखें, व्याकरण के प्रश्नों का भी रोज रिवीजन करें, किसी एक सब्जेक्ट में महारत, जिस तरह किसी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करके आप महान नहीं बन सकते, उसी प्रकार किसी एक टॉपिक को रोज पढ़कर आप महान नहीं बन सकते। डेली हर टॉपिक आपके सानिध्य में, आपके दिमाग में, आपकी आंखों के सामने वो गुजरना चाहिए, जिससे चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। इससे क्या होगा कि एग्जाम के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यार मैं तो ये नहीं पढ़ा हूं। ठीक है, तो दोस्तों लुंठित व्यंजन कौन है इसमें से? हाँ, रा है। रा को दोस्तों लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनमें से पार्श्विक वर्ड कौन सा है? पार्श्विक वर्ड। अब बीच बीच में क्यों रिवीजन करवा देता हूं? क्योंकि मुझे पता है आप तो खुद से पढ़ोगे नहीं, तो मुझे कराना पड़ेगा भाई, मुझे हर स्तर से देखना होता है। तो पार्श्विक वर्ड दोस्तों क्या होगा? ला होगा। अगला प्रश्न, इनमें से आगत स्वर कौन सा है? आपने देखा कि आगत व्यंजनों की संख्या दो थी। कौन था? दो था, एक जा था और एक फा था। आप सबने देखा इस बात को, एक जा और दूसरा फा। लेकिन बात करें आगत स्वर की, तो आगत स्वर दोस्तों केवल एक होता है, और वो है क्या? बड़ा आ। ठीक है, चलिए इनमें फिर दोस्तों अर्ध स्वर कौन से हैं? तो अर्ध स्वरों की संख्या दोस्तों केवल दो होती है, एक या और दूसरा वा। ठीक है, या और वा दोनों अर्ध स्वर हैं। इनमें से महाप्राण कौन सा है? कमेंट करके बताओ महाप्राण। अल्पप्राण, महाप्राण। तो महाप्राण का ट्रिक है 24, किसी भी वर्ग का दूसरा चौथा वर्ड, और साथ में ये वर्ड आप याद रखो, श, खा, सा, ह। ये चार वर्ड आपको दिमाग में नोट रखना है। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड, और साथ में दोस्तों ये आपका, ये क्या है? महाप्राण है। देख लो कहीं पर है ये? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो अलका तिवारी, रागिनी, सीमा गुप्ता, मिली कुमारी, विकास कुमार साहू, रंजना देवी और हमारे सारे भाई बहन। अगला प्रश्न आइए दोस्तों देखते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो बेटा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। ध्यान दीजिएगा नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि अगर आपसे कहे कि अनुकूलन शब्द किसने दिया, दो चीजें हैं। अनुकूलन को दो भागों में बांटा था जीन पियाजे ने, एक था समायोजन, एक था समायोजन, दूसरा था दोस्तों समावेशन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा नहीं तो पता चले एग्जाम में वहां गलती कर दो। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, या अनुबंधन का सिद्धांत, या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, या क्लासिकी का सिद्धांत, ये दोस्तों एक ही सिद्धांत है, केवल नाम इनका अलग अलग है। तो ये कुत्ते के ऊपर जो पावलोव ने प्रयोग किया था दोस्तों, वो सिद्धांत है। जबकि अगर आपसे पूछे कि अनुकूलन शब्द किसने दिया, या जीववाद शब्द किसने दिया, स्कीमा शब्द किसने दिया, तो दोस्तों वो सब जीन पियाजे का है। अब सवाल ये उठता है, सर मेरे को ये भी बता दो प्लीज कि मैं इन चीज़ों को कैसे लागू करूंगा, कैसे इन चीज़ों को लागू करें कि बात बने, कैसे पहचानूंगा कि ये समायोजन है और ये समावेशन है? बेटा समायोजन और समावेशन में बहुत ही बारीक डिफरेंस है, केवल 30 सेकंड सुनिएगा। एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, बालक है, वो शुरुआत में कुत्ते को देखता है, उसके 4 पैर, 2 आंख और 2 कान, और एक बिल्ली भी देखता है, उसके भी 4 पैर, 2 आंख और 2 कान। तो शुरुआत में जो बच्चा है वो कुत्ते को ही बिल्ली और बिल्ली को ही कुत्ता समझता था। पुरानी सूचना तो यही है ना कि कुत्ता ही बिल्ली है और बिल्ली ही कुत्ता है। लेकिन बेटा एक दिन उसको आवाज सुनाई दी उस बच्चे को, उसको लगा अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो कुत्ता और बिल्ली सेम ही थे, ये कैसे हुआ? तो बेटा जो ये आवाज के आधार पर जो एक अंतर विरोध क्रिएट हुआ और पुरानी सूचना में नई सूचना के द्वारा जो परिवर्तन हुआ उसे समायोजन कहते हैं। पुरानी सूचना क्या है कि कुत्ता ही बिल्ली है,
बिल्ली ही कुत्ता है, लेकिन जब आवाज एक नई सूचना मिली तो उसके आधार पर उसकी पुरानी स्कीमा में बदलाव हो गया। तो ये है समायोजन, लेकिन इसमें विरोध होता है सुनते समय। समावेशन भी दोस्तों सेम चीज यही है, इसीलिए आपका उत्तर भी गलत होता है पेपर में, बहुत बार आप गलत करते हो। क्यों गलत होता है? कारण यही है कि आप ध्यान नहीं देते हो। दोनों सेम है, लेकिन यहां क्या होगा, समावेशन का मतलब होता दोस्तों, सीटेट के पेपर में हूबहू ऐसे प्रश्न में पूछ लिया गया था कि शुरुआत में लोग दाल चावल रोटी सब्जी सब मिलाकर एक ही थाली में खाते थे, सब एक ही हाथ से मींज देते थे। आप देखते होंगे पुराने जमाने में। लेकिन आज के टाइम में क्या है, लोग दाल चावल रोटी सब्जी सब अलग अलग कटोरे में रखेंगे, अलग अलग बाउल में रखा जाता है ना। टिपिकल फैशन, या अपना अपना तरीका है। तो ये तो व्यक्ति की अपनी पसंद है ना। समाज का विरोध हो सकता है, लेकिन उसके मन में अपना विरोध नहीं होगा। या और एग्जाम्पल लो, अब आप मान लो कोई कपड़े की पहनावा पहनते हो सकता है समाज विरोध कर दे, लेकिन आपको तो बुरा नहीं लग रहा है ना। तो समायोजन में क्या होता है कि खुद को वहां पे एक अंतर विरोध क्रिएट होगा समायोजित करने में, लेकिन समावेशन में क्या होता है, विरोध क्रिएट नहीं होता। यही दोनों में दोस्तों खास उत्तर है। तो समझ लेना, जो बार बार कहते हो सर जी मैं 70 पे 90 में फंस गया, कभी नहीं फंसोगे। हर कॉन्सेप्ट की एक कहानी है, उसको डेप्थ से पकड़ो, उसको सीखो, कहीं लिख लो, बात बन जाएगी। सवाल ही नहीं पैदा होता यार कि आप 90 नंबर में आप अटक जाओ। केवल पैडागॉजिकल पैटर्न डेवलप करो। अगला, भाषा अधिगम क्या होता है? तो बेटा सबको पता है कि भाषा अधिगम जो होता है वो कैसा होगा, बताइए आप लोग। ये दोस्तों औपचारिक होता है, और औपचारिक के अलावा दोस्तों ये स्वाभाविक नहीं होता, क्योंकि अधिगम जो होता है विद्यालय में होता है, सिर्फ विद्यालय में होगा अधिगम। अधिगम सिर्फ विद्यालय में होता है, और विद्यालय में होगा तो पढ़ने का समय निश्चित होगा, स्थान भी निश्चित होगा, काम करने का तरीका भी निश्चित होगा। समझ रहे हो बात को ना। तो जब पढ़ने का तरीका निश्चित है, काम करने का तरीका निश्चित है, तो वो तो औपचारिक होता है ना। औपचारिक का मतलब समय, काम करने का तरीका, टाइमिंग सब फिक्स हो। तो अधिगम विद्यालय में होगा। और जबकि भाषा का अर्जन अगर कह दे, अगर भाषा का अर्जन नाम ले लिया, तो बेटा ये स्वाभाविक होता है। ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। और ध्यान रखें कि अगर अर्जन होगा, अगर मान लीजिए आप कहीं पर गए हैं और किसी घटना से आप प्रभावित हुए, तो जो नॉलेज आपको मिली वो स्वाभाविक हुआ और अनौपचारिक हुआ। क्यों? क्योंकि टाइमिंग फिक्स थोड़ी थी। तो स्वाभाविक रूप से आप ग्रहण करते हो उस चीज को। तो अर्जन स्वाभाविक होगा और अनौपचारिक होगा। अनौपचारिक क्यों? क्योंकि उसको अर्जित करने का कोई समय फिक्स नहीं था, कोई स्थान निश्चित नहीं था। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आइए। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, बताइए आप लोग। जिसे जीता ना जा सके, अजेय, अविजित, निडर, या दोस्तों कोई नहीं। बेटा जिसको हम जीत ना सकें उसे अजेय कहते हैं। ये सीटेट 17 में पूछा गया, सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 21 में पूछा गया, और सबसे पुराना 2016 में पूछा गया था गद्यांश से उठाकर, कि जिसे जीता ना जा सके दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे अजेय कहते हैं। और साइकोलॉजी के संदर्भ में एक बार एक शब्द आया था, एक क्वेश्चन आता आपको, अपर प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूं, जो लोग जूनियर लेवल का सीडीपी दिए होंगे बाल विकास, वहां एक क्वेश्चन पूछा था कि एक बिल्ली अंगूर को पाने की कोशिश करती है और उसे अंगूर नहीं मिलता, तो वो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो ये क्या है? ये प्रतिक्रिया निर्माण है। 4 ऑप्शन थे, मैं पर आपको 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं, आप बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ये प्रतिक्रिया निर्माण है, ये प्रतिक्रिया निर्माण है, या युयुत्सा है? बताइए आप लोग। जो बताएगा हम जान जाएंगे कि हाँ वो पढ़ रहा है, सच में पढ़ रहा है। कोई चीज आपने कोशिश की, नहीं मिली, अब अपनी कमी छुपाने के लिए कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं, तो ये प्रतिक्रिया निर्माण था कि युयुत्सा था? कमेंट करो जरा आप लोग। तो बेटा ये क्या है? ये युयुत्सा है, कि कोई चीज आप पाने की कोशिश करो और वो आपको ना मिला। हम क्यों ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि हो सकता है प्रश्न बदल कर आए, हम बार बार समझाते हैं।
कि अगर कोई कहता है पेपर यहीं से आएगा, उसे तुरंत ब्लॉक मारो और वहां से निकल लो, उस चैनल पर कभी ना जाएं। हाँ, जब आप इसको समझो, प्रश्न बदल कर आता है हमेशा, केवल भाव पकड़ना होता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में भाव निकले कि भैया वो मिलना तो चाह रहा था लेकिन मिला नहीं वो चीज, तो वो युयुत्सा है। प्रतिक्रिया निर्माण तब आप करते हो जैसे आपसे कोई व्यक्ति कोई चीज मांगता है और आप उसे देना नहीं चाहते, आप प्रत्यक्ष रूप से नकारना चाहते हो, तो आप प्रतिक्रिया का निर्माण करते हो। समझ रहे हो ना? जैसे कहते नहीं है, आपसे किसी ने पैसा मांगा और आपने कहा कि यार क्या बताएं, अभी थोड़ी देर पहले अगर आए होते तो मैं आपको 1 करोड़ दे देता, बस अभी नहीं है, आप बाद में ले लीजिएगा। तो यह एक आपने झूठी मूठी प्रतिक्रिया बना दी। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करना चाहूंगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? मिलियन डॉलर का क्वेश्चन है, गलतियां तो लाजमी है पर जानते रहो। हिंदी में स्वरों की संख्या दोस्तों 11 होती है, पहले 13 थी, अब 11 है, क्योंकि दोस्तों अंग और आ को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? जो जीतेगा वो सिकंदर, जो हारेगा वो करेगा और भी बेहतर, लेकिन बेहतर तो तब करोगे जब मेहनत करोगे। बताइए हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? और दोस्तों, अगर आप भी सीटेट में बार बार 70 से 90 के बीच में फंस रहे हो, सीटेट नहीं निकल रहा है, तो लाइव क्लास का समय नोट रखिए, सुबह 11 बजे और शाम को 9:30 बजे, लगभग शाम को 9:40-45 पर, ठीक है? तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है और हिंदी में उपसर्गों की संख्या कहीं पर 10 है तो कहीं 12 है, पर उत्तर आप मारोगे ऑप्शन नंबर ए को 10 ही सही मानिएगा। वैसे दोनों तो फंसा के नहीं देगा आपको, लेकिन यूपी टेट में फंसाता है ऐसे क्वेश्चन, बार बार लगातार आपको फंसाने की कोशिश करता है। वो पहुंचा ही होगा, इसमें कौन सी क्रिया है? ये गद्यांश से दोस्तों उठा के लाया हूं क्वेश्चन, वो पहुंचा ही होगा। कहते नहीं है कि क्यों, क्या वो पहुंचे वहां? हाँ, वो पहुंचा ही होगा, इसका मतलब ये हेतु हेतु मद है। अगला क्वेश्चन, अथवा क्या है? दोस्तों, अथवा एक समुच्चय बोधक अव्यय है, इंग्लिश में बोले तो कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन आर दोज वर्ड व्हिच आर जॉइंस टू वर्ड्स आर टेम्पर्ड विथ ईच अदर। या आप एक शब्द में बोलो कि कंजक्शन आर जॉइनिंग वर्ड्स, दैट मीन्स तो अथवा एक प्रकार का अव्यय है। और अव्यय क्या होता है? एक आविकारी भी शब्द होता है। यहां चेंज होगा, हालांकि ऑप्शन डी सही है, चेंज होकर आएगा ऑप्शन, तो क्या बदलेगा? अगर कुछ बदलेगा यहां पे तो जानते रहो कि अगर ऑप्शन ये नहीं आया तो क्या आ सकता है? आविकारी आएगा। समझ गए ना? अगर अव्यय नहीं रहा तो क्या आएगा? आविकारी आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा सकर्मक क्रिया है? तो बेटा, सकर्मक और अकर्मक को अगर रटना है तो रटने का जमाना चला गया, पहले का जमाना कुछ और था, अब जमाना बदल गया। पहले सकर्मक में क्या एक सेंटेंस में देता था कि जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो हम तुरंत ही पकड़ लेते थे कि भैया क्रिया के साथ वह पुस्तक पढ़ता है, तो हम कहते वह पुस्तक पढ़ता है, तो हम कहते क्रिया है पढ़ना और कर्म है पुस्तक। तो अगर क्रिया के साथ कर्म दिया है तो हम लोग आराम से बोल देते थे कि भैया हाँ ये सकर्मक है। लेकिन समय के साथ वक्त बदल गया और वक्त के साथ टीचरों के जज्बात बदल गए, और जज्बात जब बदले तो उन्होंने क्या किया? पूरा सेंटेंस को कट कर दिया। उन्होंने एक एक शब्द देकर आपसे पूछने लग गए कि बताइए कौन सकर्मक कौन अकर्मक। तो पूछा कि दौड़ना में कौन सी क्रिया है? तो हमने कहा कुछ खास नहीं करना है, केवल बोल कर दो, देखो दौड़ना, क्या दौड़ना? कोई जवाब मिला? नहीं मिला। रूठना, क्या रूठना? कोई जवाब मिला? नहीं मिला। मुस्कुराना, क्या मुस्कुराना? नहीं मिला। यानी ये सब क्या हैं? अकर्मक हैं। पीना, क्या पीना? पानी पीना, चाय पीना। समझ गए ना? तो आप केवल उस शब्द से प्रश्न पूछिएगा, अगर उत्तर मिल जाए तो दोस्तों वो सकर्मक है, और उत्तर ना मिला तो नकर्मक है, सॉरी तो अकर्मक है। तो इस प्रकार चाहे लिंग हो, चाहे आपका वो कोई भी हो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन, ग्रामर रटोगे कहां तक रटोगे? इसका ट्रिक फॉलो करो, हर चीज की ट्रिक होती है। कई बार कहता हूं मैं कि 3-4 बार फेल हो गए तो फिर आप में कोई कमी आपके अंदर नहीं है, फिर आपकी रणनीति ठीक नहीं है। अगला प्रश्न, खैर पूछना एक ध्यान देने वाली चीज उन बच्चों के लिए जो बच्चे कई बार प्रयास कर लिए लेकिन बार बार 70 से 90 के बीच में फंस जा रहे हैं, नहीं आ रहा है उनका कभी भी 100+, तो उनके लिए हमने बता दिया है केवल आपको 150 पेज पढ़ना है, और इस नोट्स को पढ़ने के बाद 100+ आप बहुत आराम से हो जाओगे। क्यों?
फेल इसलिए नहीं होगे क्योंकि यहां पर इसमें आपको पेडागॉजी का पैटर्न मिल जाएगा। पांचों सब्जेक्ट की पेडागॉजी का पैटर्न है और सीटेट में एक पेडागॉजी ही है जो कभी नहीं बदलता। सब कुछ चेंज हो जाएगा लेकिन पेडागॉजी आपके हाथ में है, केवल पैटर्न आपको डेवलप करना है। और इसमें दोस्तों सभी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट भी हैं, ट्रिक से है, कहानी से है, यहां तक कि ऑप्शन से भी हल करने की कला है। इसलिए कहता हूं कि इस नोट्स को पढ़ने के बाद कोई असफल नहीं हो सकता। कैसे मिलेगा? ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है। क्लास खत्म होने के बाद आप इसी नंबर पे चाहे आप डायरेक्ट कॉल करें, चाहे आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करें, हाय लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा और उसके बाद आपको बताना होगा कि सर हम लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा बताते हो तो ये नोट्स आपको सिर्फ 499 में मिलता है और अगर कोई अननोन बनकर आता है तो उसको फिर 699 लगते हैं। ठीक है, तो ये ऑफर दोस्तों लिमिटेड समय के लिए चल रहा है। केवल इसकी कीमत, कहते हैं कितने भी कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे बहुत अमीर हो तो भी पैसा ना बर्बाद करें और बहुत अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हो तो भी आपके लिए 499 बहुत ही नॉर्मल प्राइस रखी गई है। केवल आपके, कहते नहीं, केवल मैंने अपनी आवाज की कीमत ली है कि उस नोट्स में मेरी आवाज लगी है कि नोट्स ऐसा जो बोलता हुआ नजर आए।